नमस्कार, मैं संतोष कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे चैनल डिजिटल स्टडी केंद्र में। आज हम लोग केमिस्ट्री का एक टॉपिक डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन पढ़ेंगे। चलिए इसे शुरू करते हैं। देखिए, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। तो डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन जो था उसका खोज का श्रेय जो था वो रदरफोर्ड को आता है। रदरफोर्ड को जाता है। इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था उस एक्सपेरिमेंट का नाम है अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। इस एक्सपेरिमेंट में रदरफोर्ड ने क्या किया कि एक अल्फा पार्टिकल होता है वो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होता है। देखिए, इसे हीलियम है, तो हीलियम का जो सेंट्रल न्यूक्लियस होता है वो 2 प्रोटॉन प्लस 2 न्यूट्रॉन का बना होता है और उसके ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन मूव करते रहते हैं। अगर इसमें से न्यूट्रॉन को बाहर निकाल देते हैं तो इसके सेंटर में क्या बचता है? ये पहला बात तो एक पॉजिटिव चार्ज बन शिफ्ट होता है, पॉजिटिव चार्ज। और सेंटर में क्या होता है? इसका जो मास होता है वो 4 AMU के बराबर होता है। इससे अल्फा पार्टिकल का जन्म होता है, 4 AMU। तो इससे हम लोग अल्फा पार्टिकल के नाम से जानते हैं। तो रदरफोर्ड ने क्या किया कि एक लेड का पैकेट लिया, लेड का बॉक्स लिया, उससे एक अल्फा पार्टिकल से एक रे को एक गोल्ड फॉइल पे, ये गोल्ड का फॉइल है। अब गोल्ड फॉइल है क्यों, सोना का फॉइल है क्यों? क्योंकि आप लोगों ने मेटल चैप्टर में पढ़ा होगा, धातु चैप्टर में, कि गोल्ड ही एक ऐसा सब मेटल है जिसे हम लोग पीट के सबसे पतला कर सकते हैं। और इसे पतला करते करते पतला उस हद तक पतला किया गया कि ये माना गया कि सिर्फ इसके लेयर में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन ही एक एटम ही ऐसे अरेंज है। तो जब इन्होंने इस पे अल्फा पार्टिकल से बम्बार्ड करवाया, अल्फा पार्टिकल को इस पे दिया, तो उन्होंने देखा कि मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल जो है वो सीधा का सीधा निकल जा रहे हैं, कुछ भी डाइवर्ट नहीं हो रहे हैं। कुछ अल्फा पार्टिकल जो है वो स्मॉल एंगल से डाइवर्ट हो रहे हैं और कुछ अल्फा पार्टिकल जो है वो लार्ज एंगल से डाइवर्ट होकर पीछे ही उल्टा आ जा रहे हैं। और इधर उन्होंने फ्लोरोसेंट मटेरियल लगा दिया, फ्लोरोसेंट मटेरियल जिंक सल्फेट। और जब अल्फा पार्टिकल जो कि पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, जब फ्लोरोसेंट मटेरियल पड़ा तब उन्होंने ऑब्जर्व किया कि मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल जो है वो आपका सीधा का सीधा ही निकल जा रहा है और बहुत कम ही अल्फा पार्टिकल हैं जो कि कुछ एंगल से या कुछ लार्ज एंगल से डिफ्लेक्ट हो रहे हैं। इससे रदरफोर्ड ने ये कंक्लूजन निकाला कि एटम का मैक्सिमम पार्ट जो है वो हॉलो है, खाली है। वो खाली है तभी तो उसमें से मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल जो है सीधा का सीधा पार हो जा रहा है। इस एक्सपेरिमेंट से रदरफोर्ड ने ये कंक्लूजन निकाला कि नियरली लगभग 99.99% जो है एटम है वो हॉलो है। वो क्या है? हॉलो है, मीन्स खाली है। खाली है तभी तो इस पे जो अल्फा पार्टिकल गिर रहे हैं वो अल्फा पार्टिकल क्या हो रहे हैं? सीधा का सीधा निकल जा रहे हैं। सेकेंड बात उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि सम पार्टिकल, कुछ जो पार्टिकल हैं वो स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट हो रहे हैं। कुछ पार्टिकल जो है स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट हो रहे हैं और वेरी फ्यू पार्टिकल, बहुत ही कम, वेरी फ्यू पार्टिकल जो है वो लार्ज एंगल से डिफ्लेक्ट हो रहे हैं। वो क्या हो रहे हैं? लार्ज एंगल से डिफ्लेक्ट हो रहे हैं, मतलब लार्ज एंगल की से वो। उन्होंने लार्ज एंगल से मुड़ने वाला का रेशियो बताया कि 1:2000। इसका मतलब कि 2000 अल्फा पार्टिकल जो है स्ट्रेटली क्रॉस हो जा रहे हैं, तो उनमें से एक ही अल्फा पार्टिकल जो है वो पीछे की तरफ आ रहा है। एक ही अल्फा पार्टिकल जो है वो क्या है? पीछे की तरफ आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि 2000 अगर पास हो जा रहा है उसमें से सिर्फ एक ही आ रहा, तो बहुत ही एक छोटा पॉइंट है जो कि हैवी रहा होगा, अल्फा पार्टिकल से हैवी रहा होगा, तभी तो वो टकरा कर वापस आ जा रहा है। अब बाकी के अगर अल्फा पार्टिकल सीधे पास कर जा रहे हैं, दैट मीन्स कि एटम का मैक्सिमम पार्ट क्या रहा होगा? हॉलो रहा होगा, एटम का मैक्सिमम पार्ट खाली रहा होगा। और उन्होंने कहा कि न्यूक्लियस जो है वो क्या है? वेरी हैवी है, बहुत ही हैवी है, तभी तो उससे अल्फा पार्टिकल जो है वो टकरा कर क्या हो रहे हैं? वापस आ जा रहे हैं, वेरी हैवी है। तो उन्होंने कंक्लूजन लगा, रदरफोर्ड ने कंक्लूजन लगाया कि एक एटम में
एक एटम का जो न्यूक्लियस है वो कि बहुत ही ज़्यादा हैवी है, बहुत ही ज़्यादा डेंस है, क्योंकि वो अल्फा पार्टिकल को रिटर्न बैक। और एक कंक्लूजन उन्होंने और निकाला कि नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि एक एटम जो होता है, एटम जो होता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रिकली क्या होता है, न्यूट्रल होता है। क्या होता है, न्यूट्रल होता है। मीन्स जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उतने नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें पता है तो हम कह सकते हैं कि सेंटर में उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट होंगे, जो कि बहुत ही ज़्यादा छोटे एरिया में प्रेजेंट। और उन्होंने ये भी बात बताया कि एटम का अगर साइज जो है, आपका एटम का साइज जो है वो 10⁻⁻10 मीटर है, तो न्यूक्लियस का जो साइज है, न्यूक्लियस का जो साइज है वो आपका 10⁻⁻15 मीटर है। मीन्स कि अगर हम इसमें यहाँ से आते हैं तो मतलब हम 10,000 टाइम बड़ा। मीन्स एटम का साइज जो है, न्यूक्लियस का साइज जो है एक एटम के साइज का 1/10,000 पार्ट है। नेक्स्ट कंक्लूजन रदरफोर्ड ने ये दिया कि जो इसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं एक सर्कुलर पाथ पे मूव करते रहते हैं, मूव करते रहते हैं। अब कोई इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है, इसके लिए उन्होंने कैसे कह दिया। तो देखिए, अगर एक इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन है, तो ये प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन अगर स्टेबल कंडीशन में है, मतलब कि स्थिर कंडीशन में, तो क्या करेगा, ये दोनों एक दूसरे को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। इससे हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। लेकिन अगर ये अगर ये इलेक्ट्रॉन ये प्रोटॉन के पास आकर जाकर कोलाइड कराता है, मिल जाता है, तो क्या होगा, एटम जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। लेकिन एटम तो डिस्ट्रॉय नहीं हो रहा। अगर एटम डिस्ट्रॉय नहीं हो रहा, दैट मीन्स ये इसके पास आकर क्यों नहीं चिपक रहा है। तो इसके पास क्यों नहीं चिपक रहा है, देखिए, क्योंकि देखिए जैसे हमारा सोलर सिस्टम होता है, तो सोलर सिस्टम में जो सन होता है, सोलर सिस्टम जो सन होता है, तो सन के चारों तरफ जो प्लैनेट होते हैं, तो ये प्लैनेट है, तो इस प्लैनेट को सन क्या करता है ना, अपनी तरफ एक फोर्स से खींचता है, ठीक है, जिसे हम लोग बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल जानते हैं हम लोग, ठीक है। लेकिन ये प्लैनेट क्या करता है, इस गुरुत्वाकर्षण बल को रोटेशन एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है, रोटेशन एनर्जी में कन्वर्ट करता है, ठीक है। जैसे कि हम एक पत्थर को एक धागे से बांध कर इस तरीके से घुमाते हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, उसे अपनी तरफ खींच रहे हैं, लेकिन वो पत्थर क्या करेगा ना कि उस एनर्जी को रोटेशन एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा, और वो क्या होगा, केंद्र की तरफ नहीं आएगा। तो जस्ट उन्होंने यहाँ पे ये कहा था कि एक इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या कर रहा है कि इन दोनों के बीच जो लगने वाले फोर्स हैं, उस फोर्स को क्या कर रहा है ना कि रोटेशन सर्कुलर मोशन में कन्वर्ट कर दे रहा है। इससे ये जो इलेक्ट्रॉन है प्रोटॉन के पास आकर कोलाइड नहीं कर रहा है। ये रदरफोर्ड का स्टेटमेंट था। और रदरफोर्ड का जो स्ट्रक्चर था उसे बहुत हद तक सोलर स्ट्रक्चर से भी कंपेयर किया था। हमारा सोलर सिस्टम भी कहा जाता है, क्योंकि एक एटम का स्ट्रक्चर उन्होंने बहुत काफ़ी हद तक सोलर सिस्टम से ही कंपेयर किया था। इसमें बीच में प्रोटॉन है और इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव कर रहा है। और फिर भी जो अगर ये जो फोर्स है, ये जो इलेक्ट्रॉन है इसके पास नहीं चिपक रहा, तो हम कह सकते हैं कि जो फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक लग रहा है वो क्या है, फोर्स ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर है, सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर है। ये दोनों बराबर है, तभी तो ये ऑब्जेक्ट जो है वो इधर नहीं आ पा रहा है, ये ऑब्जेक्ट जो है इधर नहीं आ पा रहा है। इस एनर्जी को क्या, वो रोटेशन एनर्जी में अपने आप को कन्वर्ट कर ले रहा है। तो इस तरीके से रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस का खोज किया कि न्यूक्लियस क्या है, एटम का उस सेंटर में बहुत ही एक छोटा पार्ट जो कि बहुत ही ज़्यादा डेंस और बहुत ही ज़्यादा हैवी है, ठीक है। इस तरीके से न्यूक्लियस का खोज किया था। उन्होंने अभी तक न्यूट्रॉन का खोज नहीं किया था, न्यूट्रॉन का अभी तक कोई बात नहीं हुआ, उन्होंने सिर्फ न्यूक्लियस का खोज किया था इस तरीके से। फिर भी जो है रदरफोर्ड का जो मॉडल था वो फेल हो गया। अब फेल क्यों हुआ, इसमें क्या ड्रॉबैक रह गया, चलिए उसे हम लोग देखते हैं। देखते हैं रदरफोर्ड का जो एक्सपेरिमेंट था वो फेलवर क्यों हो गया। तो फेलवर इसके दो रीजन्स हुए। सबसे पहला रीजन कि इन्होंने एटम के स्टेबिलिटी को नहीं समझा पाए थे। ये अब एटम के स्टेबिलिटी को नहीं समझा पाए थे, दैट मीन्स व्हाट है। देखिए, एक मैक्सवेल साइंटिस्ट थे, इन्होंने एक थ्योरी दिया था, मैक्सवेल थ्योरी जिसे हम बोलते हैं। मैक्सवेल थ्योरी जो है वो ये कहता है कि जब कोई भी चार्ज पार्टिकल जो है, कोई भी चार्ज पार्टिकल, चाहे पॉजिटिव चार्ज हो या निगेटिव चार्ज हो, कोई भी चार्ज पार्टिकल
अगर किसी पाथ पे मूव करता और मूव करने से क्या होता है कि वो रेडिएशन इमिट करता, और रेडिएशन इमिट करने से क्या होता है वो अपने एनर्जी को लूज करता है कुछ इस तरीके से। जैसे कि घर में अगर बल्ब जो जलते हैं, वो बल्ब क्या होता है, अगर लाइन आता है मतलब करंट आता है तो उसमें क्या होता है कि वायर में इलेक्ट्रॉन जो होता है वो फ्लो करता है। तो वायर में जब इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है तो वो फ्लो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, रेडिएशन इमिट करता है। ये लाइट जिसे हम देखते हैं, ये लाइट भी क्या एक रेडिएशन ही है। तो ये रेडिएशन इमिट करता है और साथ ही साथ एनर्जी को लूज भी करता है। तो मैक्सवेल जो थे उन्होंने इस बात को बोला कि रदरफोर्ड जो थे उन्होंने बताया कि अगर बीच में प्रोटॉन है, सॉरी बीच में न्यूक्लियस है और साइड में जब इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, तो अगर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो एक समय ऐसा आएगा कि ये क्या करेगा, रेडिएशन इमिट करेगा। और रेडिएशन इमिट करने के साथ ही साथ ये अपना एनर्जी को लूज करेगा। और लूज जब करेगा तो जब इसकी एनर्जी जो है वो ड्रॉप हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, तो क्या करेगा वो सेंटर में आकर कोलाइड हो जाएगा और इस तरीके से एक एटम जो है वो क्या होगा, डिस्ट्रॉयड हो जाएगा। तो मैक्सवेल की इस थ्योरी ने रदरफोर्ड के एटम स्टेबिलिटी को टक्कर दिया और उन्होंने बताया कि एटम इस तरीके से स्टेबल नहीं हो सकता है। तो इसका फेलियर का एक रीजन ये रहा, कांट एक्सप्लेन लाइन स्पेक्ट्रम और डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम। कांट एक्सप्लेन, रदरफोर्ड थे वो लाइन स्पेक्ट्रम और डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम को नहीं समझा पाए थे। अब लाइन स्पेक्ट्रम और डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम में जो नए वर्ड है ये क्या है, देखिए। स्पेक्ट्रम का मतलब क्या होता है कि जब लाइट जो होता है किसी भी मीडियम से क्रॉस होता है तो वो क्या होता है ना कि 7 कलर में डिवाइड हो जाते हैं। विग वियोर जिसे हम लोग पढ़ते हैं, वो 7 कलर में क्या होते हैं, डाइवर्ट हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। क्या किया गया कि एक ग्लास का पॉट लिया गया जिसमें गैस को फिलअप कर दिया गया, और जब इसमें से वाइट लाइट को इधर से दिया गया, वाइट लाइट को पास करवाया गया, तो उन्होंने देखा कि इधर जो स्पेक्ट्रम बन रहा है कभी वायलेट कलर ज़्यादा है, कभी वाइट कलर ज़्यादा है, कभी कोई कलर है ही नहीं। तो इस तरीके से ये जो चेंजेस हो रहा था, इस चेंज को जो रदरफोर्ड थे वो नहीं एक्सप्लेन कर पाए थे, जिससे रदरफोर्ड का जो मॉडल था वो फेल कर गया। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल डिजिटल स्टडी केंद्र को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जितना से ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।